Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज बात करेंगे अपन इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, जो कि बीकॉम पार्ट थर्ड पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स दोनों में ही फर्स्ट पेपर के रूप में चलता है। तो आज अपन बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय के बारे में आज परिचर्चा करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। आयकर अधिनियम की धारा 22 अंडर सेक्शन 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के ऐसे मकान या उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे मकान या उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाया जाता है जिनका वह स्वामी हो, परंतु जिनका प्रयोग वह अपने व्यापार अथवा पैसे के लिए नहीं करता हो। कोई भी मकान संपत्ति या मकान संपत्ति से लगी हुई भूमि हो और जिसका स्वामी खुद हो और उस पर वो व्यापार और पैसा के लिए कार्य नहीं करता हो, लाभ पर नहीं करता हो, तो इस धारा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इनकम मकान और संपत्ति से आय मानी जाएगी। तो इस धारा में जो प्रयोग किए गए महत्वपूर्ण कुछ वाक्य हैं, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। आय का जो क्षेत्र, स्कोप ऑफ इनकम है, वो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो अपने को ध्यान होना चाहिए, आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। इनकम शुड बी फ्रॉम हाउस और एनी लैंड अपॉइंटमेंट टू इट। कहने का मतलब यह है कि मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि से ही जो आय होगी, मकान से हो सकती है या फिर उस मकान के लगी हुई भूमि। ऐसा नहीं अलग से कोई एक लैंड है उसको किराए पर दे दी तो उसको मकान संपत्ति के मानेंगे, वो नहीं मान सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इसमें जो मकान संपत्ति से आय में जो लिखेंगे वो आय मकान संपत्ति से होनी चाहिए या फिर उस मकान संपत्ति और साथ में उसके साथ लगी हुई भूमि से होनी चाहिए। मकान संपत्ति या आय शीर्षक के अंतर्गत केवल मकान संपत्ति की आय पर ही कर नहीं लगाया जाता, परंतु उस जमीन की आय पर भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है जो किसी मकान से लगी हुई है। कहने का मतलब यह है कि मकान से लगी हुई भूमि और मकान दोनों को अगर रेंट पे उठाया है तो मकान संपत्ति की आय मानी जाएगी। यदि ज़मीन किसी मकान से लगी हुई नहीं हो तो उस ज़मीन की आय पर अन्य साल अदर सोर्सेज इनकम पर टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर वो टैक्स नहीं लगेगा। यदि केवल मकान से लगी हुई ज़मीन को ही किराए पर उठाया जाए परंतु मकान को किराए पर नहीं उठाया जाए तो ऐसी स्थिति में भी ज़मीन का किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में जाएगा, इसमें कर योग्य नहीं होगा। मकान के अंतर्गत रिहायशी मकान, दुकान, गोदाम, कार्यालय, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, सांस्कृतिक अथवा मनोरंजन कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले भवन सभी सम्मिलित होते हैं। सारे भवन इसी में सम्मिलित किए जाएंगे। गैर रिहायशी मकान के लिए छत होना भी आवश्यक नहीं है, जैसे कारखाने का टिन शेड लगा हुआ है भवन। इसी प्रकार मकान से लगी हुई ज़मीन में मकान का अहाता, कंपाउंड, खेल का मैदान, बगीचा, स्विमिंग पूल आदि भी शामिल किया जाएगा। दूसरी स्थिति है करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस। हाउस का मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की किराए पर ले ली, उसने सब पट्टे पर सब किराए पर दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो उसका मालिक होना चाहिए। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत केवल ऐसे मकान संपत्ति की आय को ही शामिल किया जाता है जिसका करदाता स्वामी हो। कहने का मतलब यह है कि करदाता उस मकान का स्वामी होना चाहिए, जब ही वो इनकम टैक्स इस मकान संपत्ति आय शीर्षक में देगा। कभी कभी करदाता किसी मकान संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति से किराए पर प्राप्त करता है तथा दूसरे व्यक्ति को उसे किराए पर उठा देता है, तो इस प्रकार की किराए पर ली गई संपत्ति को किराए पर उठाने से होने वाली आय मकान संपत्ति की आय नहीं कहलाएगी, वरना अन्य साधनों की आय में इसमें टैक्स लगेगा। यदि करदाता कोई मकान पट्टे
अथवा किराए पर लेता है तो वह मकान का स्वामी नहीं माना जाएगा। ऐसे मकान को किराए पर उठाने से प्राप्त आय पर अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर लगेगा, परंतु मकान के स्वामी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उस जमीन का भी स्वामी हो जिस पर मकान बनाया गया है। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट है करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार अथवा पैसे के लिए न करे। एसएससी शुड नॉट यूज हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कहने का मतलब यह है कि मकान का प्रयोग रहने के काम में ले सकता है, लेकिन व्यापार या पैसे के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यापार अथवा पैसे के लिए प्रयोग करेगा तो ट्रेडिंग बिजनेस प्रोफेशन में ही इस पर टैक्स दे होगा, न कि मकान संपत्ति पर। इसलिए इस बात को भी अपन को ध्यान रखना है कि करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए नहीं करे। पैसे के लिए नहीं कर करके वो इसका प्रयोग रहने के काम में ले या फिर किराए पर उठाए, तब ही इस आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाएगी। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन बात करेंगे मकान संपत्ति की माना गया स्वामी, जिसमें जीवन साथी को स्थानांतरित मकान संपत्ति हो सकती है, आवश्यक बच्चे को स्थानांतरित मकान संपत्ति हो सकती है, अविभाज्य संपदा सहकारी समिति कंपनी व्यक्तियों के संघ के सदस्यों का आवंटित मकान करे आदि भी इसमें होते हैं। आवासन मंडल अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर आवंटित मकान का करदाता इसी प्रकार प्रावधान के अनुसार मालिक माना जाता है। करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार अथवा पैसे के लिए न करे। यदि कोई करदाता अपने किसी मकान का प्रयोग अपने किसी व्यापार अथवा पैसे के लिए करता है जिसकी आय कर योग्य है, तो ऐसे मकान संपत्ति को अनुमानित आय पर कर नहीं चुकाना होगा। साथ ही साथ उसके व्यापार तथा पैसे की आय की गणना करते समय उस भी अनुमानित किराए की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। व्यापार में प्रयोग किए गए मकान का कोई भाग अथवा रिहायशी क्वार्टर यदि किसी कर्मचारी को किराए पर दे दिया जाता है जिसका वह रहना व्यापार के लिए संचालन के लिए लाभदायक है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया भी व्यापार अथवा पैसे की आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापार को सुचारू रूप से अथवा कुशलतापूर्वक चलाने के लिए कोई भवन अथवा भवन का कोई हिस्सा, बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, रेलवे की शाखा कार्यालय आदि खोलने के लिए सरकार के किराए पर दे दिया जाता है, तो ऐसे किराया भी व्यापार अथवा पैसे की आय शीर्षक में कर योग्य होगा, न कि मकान संपत्ति शीर्षक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इससे जो आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने संबंधी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उसके बारे में बताऊंगा, और सकल आय का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। मकान संपत्ति कर मुक्त आय कौन सी है उसके बारे में बताएंगे। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में भी अपन परिचर्चा करेंगे। फेयर रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू कौन सी होती है, इसके बारे में अपन आज नहीं बात करके अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।